आप देखिएगा कि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी, चीफ मिनिस्टर हमारे होंगे। अब कौन होंगे, अब ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस स्टेट में बनेगी। देखिए, पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को ही हमने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। धारा 370 से पहले तो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में रहते थे, लेकिन अब क्या धारा 370 हटने के बाद आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री नज़र आ सकते हैं, आपको लगता है? क्योंकि भाजपा भी एक तरफ कह रही है कि 50 के पार सीटें लाएगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और एक तरफ जो है वो झाड़ू चलने की आवाज़ें आ रही हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखें? देखिए, हर पार्टी दावा करती है इलेक्शन से पहले, वैसे हम भी दावा कर रहे हैं। वहीं एनएचएम एम्प्लॉयज़ थे जिनको कोविड में कोविड वॉरियर का दर्जा दिया गया था, कल जब वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके साथ मारपीट भी हुई है, ये बच्चों का आरोप है। आप इसको किस कमेटी अपॉइंट कर लिया गया एनएचएम में कि भाई अब कोविड का टाइम है। देखिए कितने खतरे में उन्होंने काम किया। जब ज़रूरत थी लोगों को तब उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के काम किया है, और जब ज़रूरत उनकी ख़त्म हो गई, कोविड का डाउन आ गया ग्राफ, तो उनको ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। हटाया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर की बेटियों की नागरिकता कहीं ना कहीं उनसे छीनी जाती थी और पाकिस्तान वालों को नागरिकता मिलती थी, इसलिए धारा 370 को हटाया गया। नहीं ऐसे, ये तो देखिए पहले उनका स्टांस कुछ और था इस पे। एक रीज़न नहीं उन्होंने बताया था। ये बेटियों की जो बात थी, ये हमने भी कहा हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर की बेटी है उसका हक कभी भी नहीं जाएगा। ये हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही व्यू था इस पे। आपकी पार्टी के दो बड़े ऐसे चेहरे थे जो जम्मू से हमेशा सामने नज़र आते थे, वो कहीं ना कहीं जम्मू जम्मू का नारा देते हुए जो है वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो क्या वो कुछ असर दिखेगा? जी, वो जम्मू जम्मू उनके मुंह से मैंने उसी दिन सुना था जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। उसके वो कहीं ना कहीं बच्चों ने जो है वो एक अड्डा बना लिया हुआ है, जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता, वो जाकर जो है वो ब्रिज से नीचे कूद जाता है। देखिए, आप कहाँ कहाँ फेंसिंग कर लेंगे। बेसिकली ये फ्रस्ट्रेशन है यूथ की जो निकल रही है किसी न किसी तरीके से। मैं नहीं कहता कि सिर्फ नौकरी के लिए। आप देख रहे हैं चुनार न्यूज़ अपडेट, मैं हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। हाल ही में डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर आई, और डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद तमाम जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से गरमाई हुई नजर आई। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जो पूरी डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है, और टोटल अगर हम सीटों की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो टोटल जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हैं, जिसमें से 43 सीटें जो हैं वो जम्मू में रखी गई हैं और 47 सीटें जो हैं वो कश्मीर घाटी से रखी गई हैं। वहीं अगर हम बात करें तो 9 सीटें जो हैं वो पहले ही एसटी वालों के लिए जो है वो रिजर्व रखी गई हैं। आज इसी सब पे बातचीत जो है वो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सेंट्रल जोन के जो प्रेसिडेंट हैं संदीप सिंह बजीर जी, सीधा इन्हीं से करना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जब पहले ये डिलिमिटेशन का ग्राफ दिखाया गया था तो तमाम पार्टियों ने जो है वो इसकी कड़ी निंदा की थी और कहा था कि ये जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है वो हमें मंजूर नहीं है, लेकिन अभी जो है वो फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। तो कैसे देखती है आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सब चीज़ों को? जी देखिए, पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को ही हमने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, और हमारी तरफ से तो कोर्ट में भी ऐसा है कि भाई ये डिलिमिटेशन जो है वो गलत क्राइटेरिया पे हो रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बेसिकली इस डिलिमिटेशन को हम ये कहते हैं कि ये डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है फर्स्ट डिलिमिटेशन प्रोसेस है, और इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से सीटें बांटी गई हैं और एरियाज़ को काटा गया है उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया गया है। लॉजिक सिर्फ एक ही है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा कैसे किया जाए, ये वही लॉजिक है इसमें। और बाकी जो इम्पोर्टेंट जो जिस बेसिस पे डिलिमिटेशन होनी थी, जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस पे होनी थी 2011 के, तो पॉपुलेशन सेंसस को दरकिनार उसको जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी उसको लास्ट प्रायोरिटी किया गया। तो इस बेसिस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि भाई ये डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है ये एक ट्रू प्रोसेस नहीं था, इसमें काफ़ी खामियां थी और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी, जो फाइनल रिपोर्ट में भी नहीं किया गया। जी, अभी आने वाले दिनों में जैसे कि इलेक्शन भी यहाँ पर हो सकती है, तो अब इलेक्शन तो इसी डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पे लड़ी जाएगी ना, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो तैयार है? जी देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी क्या जो इलेक्शन ना लड़े। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से इलेक्शंस के लिए तैयार है, हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। मतलब टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे हम। डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है इसका कोई असर यहाँ देखने अरे को मिलेगा? देखिए, उन्होंने अपने तरीके से इसको किसी को फेवर करने के लिए बेशक किया हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सब चीज़ों का जवाब
पहले भी देती आई है, क्योंकि ये साजिशें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर और या जम्मू कश्मीर स्टेट के ऊपर पहले भी होती रही हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका जवाब बड़ी अच्छी तरह से दिया है, इन द पास्ट भी और इन द फ्यूचर भी, और आने वाली इलेक्शन में भी। आप देखिएगा कि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी, चीफ मिनिस्टर हमारे होंगे। अब कौन होंगे, अब ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस स्टेट में बनेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बड़ी अच्छी तरह से इसको लड़ेंगे। और दोनों खित्तों में, पहले तो हम कहते थे 3 खित्ते, वैसे तो लद्दाख को आज भी हम अपना खित्ता समझते हैं। हम ये कहते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे अलग किया गया है, और 370 भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे अलग किया गया है, हम ये मानते हैं। तो लेकिन फिलहाल जो इलेक्शन अब होगी और डिलिमिटेशन हुआ है वो 2 खित्तों में हुआ है, तो इन दोनों खित्तों से नेशनल कॉन्फ्रेंस विक्टोरियस निकलेगी और सरकार बनाएगी। संदीप जी, अगर मैं बात करूं तो धारा 370 से पहले तो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में रहते थे, लेकिन अब क्या धारा 370 हटने के बाद आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं, आपको लगता है? क्योंकि भाजपा भी एक तरफ कह रही है कि 50 के पार सीटें लाएगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और एक तरफ जो है वो झाड़ू चलने की आवाज़ें आ रही हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखें? देखिए, हर पार्टी दावा करती है इलेक्शन से पहले, वैसे हम भी दावा कर रहे हैं। हमारे दावे इन द पास्ट सही साबित हुए हैं, हम उसी बेसिस पे कह रहे हैं, हम अपने कार्डर के बेस पे कह रहे हैं। अपनी लीडरशिप जो वर्ल्ड रिनाउंड लीडरशिप है, फारूक साहब, उमर साहब, उनको हम उनके सिपाही हैं, उनके पिछले काम के बेसिस पे कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस स्टेट में बनाएगी। हाँ, बीजेपी की बात करें तो वो कुछ भी कह सकते हैं। अरविंदर रैना साहब का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है, वो कुछ भी उनका चल जाता है, कुछ भी कह देते हैं। तो वो कहते रहे 50 पार, 70 पार, वो ये भी कह सकते हैं 90 पार। तो इसलिए मैं उनकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। हाँ, आम आदमी पार्टी की आपने बात की कि झाड़ू चल रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े बहुत जो डिसग्रंटेड लोग हैं, जिनको कहीं एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, तो एक होता है कि भाई साथ वाली पड़ोसी स्टेट में अगर उनकी सरकार आई है तो उनको एक थोड़ा सा हो जाता है मन में कि शायद ऐसे यहाँ भी कुछ हो जाए। पर हर स्टेट की डायनामिक्स अलग हैं, हर स्टेट की पॉलिटिक्स अलग है, हर जगह एक ही चीज़ फिट नहीं होती है। जी बिल्कुल। इसी के साथ अगर हम बात करें तो तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम की अगर हम बात करें तो आज दिन जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि नौकरियों की बात करें तो जितना भी यूथ है वो आज दिन बेरोज़गार नज़र आ रहा है। वहीं NHM एम्प्लॉयज़ थे जिनको कोविड में कोविड वॉरियर का दर्जा दिया गया था, कल जब वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके साथ मारपीट भी हुई है, ये बच्चों का आरोप है। आप इसको किस प्रकार से देखें? देखिए, जब 370 को रिवोक किया गया, मैं आज भी मानता हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अगर उसको रिवोक किया गया, जब उस टाइम पे ये कहा गया था कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अंबार लग जाएंगे, और आज 2.5-3 साल होने लगे हैं, और आप देख सकते हैं कि जिन बेचारों को नौकरी टेम्परेरी दी गई थी उनको भी डंडे पड़ रहे हैं। तो ये कौन सी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है? जब ज़रूर यूज़ एंड थ्रो, इसको हम इसी सेंटेंस में डिफाइन करेंगे, यूज़ एंड थ्रो। जब उनकी ज़रूरत थी बच्चों की, उनको इमीडिएटली अपॉइंट कर लिया गया NHM में कि भाई अब कोविड का टाइम है। देखिए कितने खतरे में उन्होंने काम किया है। जब ज़रूरत थी लोगों को, तब उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के काम किया है, और जब ज़रूरत उनकी ख़त्म हो गई, कोविड का डाउन आ गया ग्राफ, तो उनको ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। ये कोई स्टेट पॉलिसी, अगर ये लेवल है स्टेट पॉलिसी का, तो आप सोचिए। और ये यूज़ एंड थ्रो जम्मू के लोगों के साथ भी हुआ है। जब 370 तोड़ी गई थी तो किसी अलग अलग किस्म के दावे किए गए थे, और जम्मू के लोग कहते थे कि जम्मू के लोगों ने खुशी मनाई थी। वैसे तो हमारा ये मानना है कि अपनी बर्बादी पे खुद खुशी मनाना कोई अक्लमंदी नहीं होती, लेकिन जम्मू के लोगों ने तब खुशी मनाई थी कि 370 टूटी है। पता नहीं हमारे डेवलपमेंट के कौन से रास्ते रुके हुए थे जो 370 टूटने के बाद हमें मिल जाएंगे। लेकिन कि डेवलपमेंट जो है वो धारा 370 से पहले भी इतनी होती थी। धारा 370 को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर की बेटियों की नागरिकता कहीं ना कहीं उनसे छीनी जाती थी और पाकिस्तान वालों को नागरिकता मिलती थी, इसलिए धारा 370 को हटाया। नहीं ऐसे, ये तो देखिए पहले उनका स्टांस कुछ और था इस पे। एक रीज़न नहीं उन्होंने बताया था। ये बेटियों की जो बात थी, ये हमने भी कहा हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर की बेटी है उसका हक कभी भी नहीं जाएगा। ये हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही व्यू था इस पे, और आगे और इसके ऊपर हम कभी भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि जो बेटियां बाहर शादी भी हो गई है उसका भी उतना ही हक है यहाँ पे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। लेकिन अगलों ने जब ये तोड़ी थी तो उन्होंने कई सारे पॉइंट्स गिनाए थे, और ये एक लीस्ट पॉइंट था, नीचे का पॉइंट था कि भाई ये भी एक पॉइंट ऐड कर लो।
ऊपर के तो कोई पॉइंट नहीं, अब ये इस पॉइंट को पकड़ लिया है, जबकि इस पॉइंट के ऊपर तो हम भी राजी थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता, अब ये है कि क्या है कि गोल पोस्ट को शिफ्ट किया जा रहा है। जब एक जगह बात नहीं बनी तो दूसरी कहानी शुरू कर दी, वहाँ पे जब फेल हो जाएंगे तो तीसरी कहानी शुरू कर देंगे। तो ये सिर्फ गोल पोस्ट शिफ्ट हो रही है, बाकी देने के लिए दे हैव नथिंग टू शो टू द पीपल व्हाट दे हैव डन एंड दे कैन नॉट इवन फेस द पीपल। इसी वजह से आज इलेक्शंस नहीं हो रही हैं, डिले किसी ना किसी तरीके से डिले करते जा रहे हैं, स्टेटहुड भी नहीं मिल रहा है हमें, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं, वो बढ़ती जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये लोगों का बलबला जो है वो फूटेगा, इनको इलेक्शन में पता चलेगा इस बात। संदीप जी, आपकी पार्टी के दो बड़े ऐसे चेहरे थे जो जम्मू से हमेशा सामने नजर आते थे, वो कहीं ना कहीं जम्मू जम्मू का नारा देते हुए जो है वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो क्या वो कुछ असर दिखेगा? जी, वो जम्मू जम्मू उनके मुंह से मैंने उसी दिन सुना था जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। उसके बाद आप मुझे दिखाइए कोई बयान जो उन्होंने जम्मू जम्मू कह के दिया हो। आपकी नहीं, पार्टी में क्या जम्मू की आवाज़ उठाना कोई गलत है या क्या है? बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा आपको ये बात? अब मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हूँ पार्टी की, मैं एक जोन प्रेसिडेंट हूँ सेंट्रल जोन का यूथ का, सांबा कठुआ जम्मू डिस्ट्रिक्ट को मैं देख रहा हूँ। तो मुझे नहीं मैंने तो जब भी जम्मू की बात की है कि जम्मू में ऐसा होना चाहिए, तो उसमें मेरे को मेरी पार्टी लीडरशिप ने अप्रिशिएट किया है। कभी भी नहीं कहा कि भाई जम्मू को ये चीज़ नहीं हम देंगे, हम दूसरों को देंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। हम नहीं ये कहते हैं कि जम्मू को जम्मू का हक दे दो, कश्मीर को कश्मीर का हक दे दो, बस इतना ही। आज पूछती है कि 70 सालों से जो है वो आपकी सरकार यहाँ पे रही, तो जम्मू वालों के लिए क्या कुछ किया? देखिए, मैं आपको एक जो फैक्चुअल पोजीशन वो ये है कि जम्मू की डेवलपमेंट कश्मीर से ज़्यादा हुई है। अगर आप 70 सालों में काउंट करेंगे ना, कश्मीर में आप जाएं, कश्मीर में क्या डेवलपमेंट, मिलिटेंसी ने कश्मीर को खा दिया है। जितना भी फोकस था वो जम्मू के ऊपर था, ये फ्लाईओवर्स, ये ब्रिजेस, ये रोड्स, जितना भी जो पैसा सेंटर से आता था कश्मीर में सिर्फ सिक्योरिटी पे खर्च होता था वो, लेकिन जम्मू में डेवलपमेंट में खर्च होता था। तो ज़्यादा डेवलपमेंट जम्मू की हुई है कश्मीर के मुकाबले। अब हाँ, हो सकता है नौकरियों में कोई डिस्पैरिटी रही हो, या हो सकता है किसी और चीज़ में जी ये ज़्यादा ले गया वो कम ले गया, ये तो घर में भी होता है। दो भाई कहते हैं भाई माँ बाप को आपने उसको ज़्यादा प्यार कर दिया, मेरे को कम कर दिया, लेकिन वो विद इन द फैमिली की बात होती है। विद इन द फैमिली हम आपस में बैठ के इसको हल कर सकते थे, लेकिन अब क्या किया, 370 तोड़ दिया। अब कोई भी आएगा, अब मतलब फैमिली की बात ही नहीं रह गई है, अब हमें दूसरों से भी लड़ना है अपने हक के लिए। तो ये हमने अपनी लड़ाई को इंक्रीज किया है, ना कि डिक्रीज। पहले वाला जो था सिचुएशन, उसमें हम आपस में बैठ के कर सकते थे, लेकिन ये अब मेरे ख्याल से ये अब हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन बन गई है, कोई अच्छी सिचुएशन नहीं लेकिन है। संदीप जी, अगर हम बात करें तो आज तीसरा एक और ऐसा मामला सामने आया है सुसाइड का, अटेम्प्ट टू सुसाइड का। ब्रिज को कहीं ना कहीं बच्चों ने जो है वो एक अड्डा बना लिया हुआ है, जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता, वो जाकर जो है वो ब्रिज से नीचे कूद जाता है। तो आपको नहीं लगता कि ब्रिज के ऊपर जो है वो फेंसिंग होनी चाहिए, ताकि हम कहीं ना कहीं अपने जम्मू कश्मीर के जो ऐसे शैतानी तत्व वाले लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से रोक पाएँ? देखिए, आप कहाँ कहाँ फेंसिंग कर लेंगे। बेसिकली ये फ्रस्ट्रेशन है यूथ की जो निकल रही है किसी ना किसी तरीके से। मैं नहीं कहता कि सिर्फ नौकरी के लिए, यूथ डिफरेंट चीज़ों को लेके परेशान है, नौकरी को लेके परेशान है, फैमिली इश्यूज़ हैं, पैसे को लेके परेशान है, और पढ़ाई को लेके परेशान है, बहुत सी चीज़ें, ड्रग्स मेनेस है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेके यूथ परेशान है। और जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखता तो एक इजी वे दिखता है कि अपने आप को ख़त्म कर लो, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। फाइट है, लाइफ इज़ अ फाइट, टिल द एंड यू हैव टू फाइट। तो ब्रिज को फेंसिंग करना कोई हल नहीं है। अगर आप ब्रिज फेंस कर देंगे तो हो सकता है कोई कल जाके कहीं और से छलांग लगा देगा, तो वो नहीं है हल। हल है कि रूट कॉज को, इसको हमें एड्रेस करना है कि भाई लड़के लड़कियां ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है, सरकारों को सोचना है, उनकी प्रॉब्लम को समझें, उनको कुछ दें ऐसा करने के लिए कि उनका दिमाग यहाँ से हटे, पॉजिटिव साइड में जाएं। तो मेरे को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल यहाँ बन जाता है, माँ बाप का रोल बन जाता है बच्चों के, कि उनको वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखें, ना कि बच्चा अगर डिप्रेस्ड है तो उसको छोड़ दें, भाई ठीक है कर लेगा अपने आप, तो वो फिर अल्टीमेटली यही कुछ होगा। हाँ, पुल पे फेंसिंग, मतलब मैं इस हक का नहीं हूँ कि फेंसिंग, हाँ ये ठीक है कि थोड़ा पेट्रोलिंग वगैरह करनी चाहिए, जो फालतू में खड़ा है या कुछ है तो उसको पूछ लेना चाहिए तू क्यों खड़ा है, ये पुलिस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन फेंसिंग यहाँ करोगे कहीं और कर लेगा कोई, रूट कॉज वहीं का वहीं रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर जोन के
प्रेसिडेंट संदीप सिंह वजीर जी इस वक्त हमारे साथ थे और साफ तौर पर क्या पूरी बातचीत थी वो हमने इनके साथ की और डीलिमिटेशन को यही साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में चुनाव होते हैं तो हमारी पार्टी जो है वो ज़रूर चुनाव लड़ेगी और इसी के साथ ये भी कहा कि धारा 370 के बाद भी मुख्यमंत्री जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़रूर देखने को मिल सकता है। अब आप जनता इस सब पे अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल आप देखते रहिए चुनाव न्यूज़ अपडेट दीपक मनास के साथ। जय हिंद।